वैसे तो देखा जाए तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ईटीएस से रिलेटेड 25 में जो क्वेश्चन आया है इसका नाम पूछा था कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसका नाम क्या है, कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सी चीज पे रिसर्च किया है, इनका एक्सपेरिमेंटल फील्ड क्या रहा है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन ना देके डायग्राम से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से अच्छा खासा बन जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोटनी। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, बट स्टिल पीछे के कुछ पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल के आए हैं जिनसे लगभग हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम कुछ उन कॉमन टॉपिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर में कहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी मैंने ऐड किए हैं, तो देखते हैं चैप्टर वाइज एक एक करके कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, पहला चैप्टर है बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर से कुछ ज्यादा खास क्वेश्चंस आते नहीं है, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन जनरली जो है इस टेबल से ही आपका कवर अप हो जाता है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी वाला जो पार्ट है और कैटेगरी वाला पार्ट का जो क्वेश्चन बनता है वो इसी टेबल से कंक्लूड करके बन जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये टेबल जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज्यादा कुछ आपके पास पढ़ने के लिए है नहीं। अगर मैं बात करती हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पिछले साल 2025 के पेपर में क्वेश्चन आया था आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे इस टेबल को कंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया गया था, जहां पे आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम सीक्वेंस में अरेंज करना था। इसके अलावा इस चैप्टर से जो किंगडम फंजाई है उससे थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। उसके एसेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में हर बार पूछा जा रहा है। तो फंजाई किंगडम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उनको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्लांट किंगडम पे। प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस कहां से आते हैं या मुश्किल जो सवाल आते हैं जो बच्चों से नहीं हो पाते वो कौन से हैं, तो वो होते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के जो क्वेश्चन है। लाइफ साइकिल में ऐसा क्या है, तो लाइफ साइकिल में जो सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आता है, कि स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट आता है, ब्रायोफाइट में क्या था, टेरिडोफाइट में क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लांट्स के लाइफ साइकिल की बना के प्रैक्टिस करनी है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, पांचों की आप लोग एक एक बार लाइफ साइकिल बना के प्रैक्टिस कर लें कि कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है। तो लाइफ साइकिल से हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं और नीट 2025 में तो लाइफ साइकिल के जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड आए थे। तो लाइफ साइकिल बना बना के अच्छे से एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लें लास्ट टाइम पे। इसके अलावा इस चैप्टर से अगर आते हैं तो वो आते हैं प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल से रिलेटेड। जैसे ये 24 का एक क्वेश्चन है जिसमें आप 25 का ही है, ये सारे प्लांट्स को एग्जाम्पल्स के साथ मैच करने वाला जो ये क्वेश्चन आया था। तो प्लांट किंगडम में सिर्फ 2 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल से, जो कि लगभग हर बार पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं हम मॉर्फोलॉजी में। वैसे तो मॉर्फोलॉजी में बहुत कुछ स्पेसिफिकली बोलना मुश्किल है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉर्फोलॉजी से जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मैं उस पर बात करूं तो 2023, 24, 25 तीनों साल में एक टॉपिक है जिससे कई सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे मैं बात कर रही हूं फ्लावर वाला जो टॉपिक है, फ्लावर वाले टॉपिक में से हर बार एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे पहला आता है फ्लावर के पार्ट में फ्लावर की सिमेट्री में 24 में भी क्वेश्चन आया है, 25 में भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद मैं बात करूं तो फ्लावरल जो पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन पे बेस्ड ये वाला जो क्वेश्चन है, फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है, वॉल है, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, तो ये अरेंजमेंट के बेसिस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 24 का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से जो फ्लावर से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं। तो आपको फ्लावर को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। फ्लावर के अलावा मॉर्फोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है सीड वाला सेक्शन।
क्योंकि सीड वाले सेक्शन से भी 23, 24 एंड 25 तीनों साल में एक एक क्वेश्चन आया है। जैसे सीड वाले पार्ट में स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 24 में। इसके बाद 25 में आप देखेंगे तो सीड वाले पार्ट में एक इसके पार्ट्स के साथ मैच करने वाला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो अब ओवरऑल आप कंक्लूड कर सकते हो कि मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो फ्लावर वाला पार्ट एंड सीड वाला पार्ट, जहां से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं मॉर्फोलॉजिकल फैमिलीज, जिनसे जनरली तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर पेपर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जो फैमिलीज ऐड हुई हैं उनको आपको एक बार देख जरूर लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैमिली एनसीईआरटी में दे रखी है, जैसे सोलिनेसी फैमिली दे रखी है और एक तरफ ब्रेसिकेसी फैमिली का डायग्राम है, तो आपको जो एनसीईआरटी वाली फैमिलीज हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बाकी जो फैमिलीज बच गई उनके अगर सिर्फ फॉर्मूला आप पढ़ लेते हैं तो भी काफी है। जो फ्लोरल फॉर्मूला है उससे भी आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो मॉर्फोलॉजी में आपके लिए फ्लावर, सीड एंड फैमिलीज वाला सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपका है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी में सारा का सारा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटॉमी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। एनाटॉमी सिर्फ 4 एनसीईआरटी के 4 पेज का चैप्टर है, बट इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं 3 से 4। तो अब हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन हर बार मैंने देखे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू, टिश्यू से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है वो टिश्यू सिस्टम से आ जाता है। टिश्यू सिस्टम में जैसे ये स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है, पिछले साल ये जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटल अपैरेटस की स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन जो है वो प्लांट टिश्यू से आ जाता है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो टिश्यू सिस्टम से आ जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो रूट, स्टेम एंड लीफ का जो ट्रांसफर सेक्शन है उसमें कंपैरेटिव वाला अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करना है एनाटॉमी का तो किस तरीके से किया जाएगा, जो डायग्राम्स हैं ट्रांसफर सेक्शन के, उन डायग्राम्स में से कुछ कंपैरेटिव चीजें निकाली जाती हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एनाटॉमी में। अब आपको कैसे एनाटॉमी को प्रिपेयर करना है, आपको कंपैरेटिव याद करना है। रूट एंड स्टेम का कंपैरिजन, स्टेम एंड लीफ का कंपैरिजन, डायकोट रूट का डायकोट स्टेम के साथ कंपैरिजन, एट द सेम टाइम डायकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, एट द सेम टाइम डायकोट लीफ, मोनोकोट लीफ। तो कंपैरेटिव टेबल बना के आपको एक बार एनाटॉमी को कंप्लीट करना है। अब अगर अगले चैप्टर पे आए तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी अगर मैं बात करूं कौन से सेक्शन में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड आते हैं। पिछले साल में भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन आया था, असर्सन रीजन वाला, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी था, असर्सन रीजन वाला क्वेश्चन था। ईआर और गोल्जी बॉडी का कंपैरिजन किया था क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से भी लगभग हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद में अगर बात करूं सेल ऑर्गेनेलीज की, तो सेल ऑर्गेनेलीज में सारे के सारे ऑर्गेनेलीज को कंबाइन करके मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार नीट में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूं कि सेल तो पूरा का पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल मेम्ब्रेन से बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सिर्फ 3 पेज का है। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 पेज हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। पिछले बार 2025 की मैं बात करूं तो इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था जो बहुत ही सिंपल था, लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस चैप्टर में से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो मियोसिस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ डीएनए, 2C 4C, कहां पे डबल होता है, कहां पे हाफ होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मियोसिस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। तो माइटोसिस एंड मियोसिस पूरा का पूरा सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आराम से आपके पढ़ सकते हैं 3 क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्टली, क्योंकि ये कई सारे चैप्टर से रिलेट करता है, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं
हैं अगले चैप्टर पे आते हैं हम फिजियो वाले सेक्शन में। फिजियो में पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस में अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो ग्राफ से रिलेटेड जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाले ग्राफ हैं उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, पिछली बार में जो क्वेश्चन आया है वो आया है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जो कलर हैं उनके बेसिस को उनको मैच करने वाला बेसिकली क्वेश्चन आया था। तो आप एक चीज तो देख ही रहे हैं, रिपीटेड बार बार हर साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ टॉपिक से उनमें मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें कवर की जा रही हैं यहाँ पे। ऐसे ही मैं बात करूं, लाइट एंड डार्क रिएक्शन दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से लाइट रिएक्शन में कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। एंड डार्क रिएक्शन में अगर मैं बात करती हूं तो C4 साइकिल जो होता है उसमें से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो C4 साइकिल को बहुत अच्छे से एक बार बना के, जो भी ऐसी प्रोसेसेस हैं वहां पे आप साइकिल्स बना के एक बार प्रैक्टिस कर लें। जैसे लाइट रिएक्शन में आप लोग नॉन साइक्लिक को कंपेयर कर लें एक बार बना के, एट द सेम टाइम आप C3 एंड C4 बना के उनको आपस में कंपेयर कर लें कि C3 में ये था, C4 में ये होगा। तो आप कंपेरेटिव एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन में सिंपल क्वेश्चन आते हैं जनरली, जो इनकी साइट पे आ जाते हैं कि कौन सी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, ETS कहाँ होता है। इसके साथ साथ लास्ट में जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की कैलकुलेशन है हमारी, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर अच्छा क्वेश्चन एनटीए को बनाना है इस पे न्यूमेरिकल वाला तो वो बना सकता है इसकी कैलकुलेशन पे। इसमें चेंज करके बना सकता है डेटा कि आपको डायरेक्टली एक ग्लूकोज ना देके कोई और मॉलिक्यूल दे दिया, उससे कितने बने, डायरेक्टली आपको पाइरुवेट दे दिया तो कहां पे कितनी एटीपी बनती है, कितनी NADH बनती है, कितने FADH2 बनते हैं। ये जो न्यूमेरिकल वाली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो अच्छे न्यूमेरिकल डेटा वाले क्वेश्चंस के लिए आपके आ सकते हैं इस चैप्टर में से, तो उसको थोड़ा अच्छे से एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद मैं बात करूं ETS से रिलेटेड 25 में जो क्वेश्चन आया है, इसका नाम पूछा था कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसका नाम क्या है। तो डायरेक्ट ETS के चारों कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके नाम, इवन मैं बोलूंगी पूरा का पूरा ETS अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ही हम अगले पार्ट पे आए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें मैं सीधा बोल सकती हूं एक ही टर्म में PGR, जो 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमारे पास हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, इन पांचों ही टॉपिक से आपके हर बार 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ PGR वाले सेक्शन से 2 क्वेश्चंस हर बार लगभग पूछे जा रहे हैं। तो PGR के जो फंक्शंस हैं उनको रिलेट करके आपस में कंपेयर करके आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से हार्मोन सिनर्जिस्टिक काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम आते हैं 12th की बॉटनी वाले सेक्शन पे, तो 12th की बॉटनी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो इनिशियल वाला सेक्शन होता है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर एंड पोलिनेशन, ज्यादातर क्वेश्चन इसी हाफ वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। और इस पूरे चैप्टर से मैं बात करूं तो आराम से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, जो कि काफी सिंपल है। आप बहुत ही आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में, जो एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, एक तरफ पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट दिखाया है और उसके साइड में एक पैराग्राफ है, एक्साइन इंटाइन की कंपोजिशन हो गई, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, 2 सेल 3 सेल स्टेज वाला जो सेक्शन है आपका, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ये अच्छा खासा असर्शन रीजन क्वेश्चन आपका 2025 में आया है, मैंने 2023, 24 एंड 25 के पेपर रेफरेंस के लिए यूज किए हैं ताकि
आप लोग रिलेट कर पाएं कि जस्ट पिछले कुछ साल में इन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ पॉलिनेशन की, तो एनसीईआरटी का एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है जहां विंड पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं नीट में, तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम, एनसीईआरटी के डायग्राम पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आप लोग ध्यान देंगे, एनसीईआरटी के डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को भी बड़ा ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस से भी एक क्वेश्चन आया है पिछली बार में, और 24 में जो आया हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से एक क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है, चैप्टर है, उसका जो फर्स्ट हाफ सेक्शन है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन एंड पॉलिनेशन तक का सेक्शन, जिसमें से हर बार एक एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। इसके बाद हम आते हैं जेनेटिक्स की तरफ। बेटे जेनेटिक्स आपकी, ऐसा बोल सकती हूं कि बायोलॉजी का बहुत बड़ा सेक्शन कवर करता है जेनेटिक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है ये एनालिसिस कर पाना कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जेनेटिक्स पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। फिर भी पिछले 5 साल के पेपर को एनालिसिस करते हुए मैंने थोड़ा सा ये आइडेंटिफिकेशन किया है कि कौन से वाले सेक्शन से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपके मेंडेलियन प्रिंसिपल के एक्सेप्शन है उस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल की अगर मैं बात करती हूं तो वहां पे डाई हाइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोनो हाइब्रिड क्योंकि काफी सिंपल हो जाता है, डाई हाइब्रिड पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, एक्सेप्शन जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म एंड प्लियोट्रॉफी से क्वेश्चन भी लगभग हर बार पूछे जा रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो पीछे वाला ये वाला क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा हुआ है, इसमें इस वाले चैप्टर में पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सवाल है। यहीं पे आप लोग देख सकते हैं इस वाले में ये प्लियोट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ नीट 2025 की, यहाँ पे वैसे तो बॉटनी जो है वो काफी ज्यादा लेंथी थी, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली डाई हाइब्रिड क्रॉस से पूछा गया था। कितना सिंपल है, डाई हाइब्रिड 9331 हम कितनी बार पढ़ते हैं साल भर में, यही रेशियो से डायरेक्ट सीधा उठा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाई हाइब्रिड और एक्सेप्शन वाले सेक्शन से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन काफी सिंपल सा टॉपिक है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से अगर अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना हो तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाले सेक्शन से बनाया जा सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट पार्ट की, जिसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर आप सिंपल इतना बोल रहे हो ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन कितने आते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर अकेले इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन में एक जो है वो आपका पेडिग्री एनालिसिस से अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि 25 में आया था, ऐसे ही अच्छा खासा क्वेश्चन पेडिग्री से बन सकता है आपका। और एट द सेम टाइम पेडिग्री के अलावा भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे एक क्वेश्चन और बन सकता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड आपके 2 अच्छे खासे क्वेश्चन जो लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे सेक्शन है ना कुछ जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और लगभग हर बार आ रहे हैं। तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस में, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाने का। अब हम बात करते हैं बेटा अगले चैप्टर पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग से शुरू करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रिलेटेड ये आपका 25 में ही क्वेश्चन आया है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के जो कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेट करके सवाल पूछ लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, लगभग हर बार 2 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट से पूछे जा रहे हैं। और इस पार्ट में मैं एक और चीज को हाईलाइट कराना चाहूंगी, ये जो साइंटिस्ट का नाम है, इनके जो रिसर्च वर्क है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज पे रिसर्च किया है, इनका एक्सपेरिमेंटल फील्ड क्या रहा है, इस पे लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं अगेन यही बात बोलूंगी कि साइंटिस्ट वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन है इसमें से मान के चलो लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका सीधा साइंटिस्ट वाला बन जाता है और दूसरा उसके एक्सपेरिमेंट से रिलेट करके बन
बन जाता है। आप देख सकते हैं 24 और 25 दोनों साल में मैचिंग वाले क्वेश्चन आए हैं साइंटिस्ट के नाम के साथ, उसका कौन सा फंक्शन रहा या उसका रिसर्च वर्क किस फील्ड में रहा है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो जो साइंटिस्ट हैं उनका आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इवन सिर्फ मॉलिक्यूलर में ही नहीं, मैं बोलूंगी बायोडाइवर्सिटी और सारे सेक्शन में ही इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लैक ऑपेरोन, जिससे लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लैक ऑपेरोन से रिलेटेड डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बना के भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लैक ऑपेरोन से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में बात कर रही हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वैसे तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट के पीवाईक्यू को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन से आ रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके रेप्लिकेशन से भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में एक तो ये जो अरेंजमेंट वाला है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला जो सेक्शन है कि आपको दे रखा है टेम्पलेट स्टैंड, उससे आपको आरएनए बनाना है, या आरएनए दे रखा है उससे आपको कोडिंग स्टैंड की सीक्वेंस बतानी है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ट्रांसक्रिप्शन से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड लास्ट सेक्शन पे अगर मैं आऊं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो वहां पे बेटा आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि डायरेक्टली डेटा बेस्ड आपको याद करना है, लेकिन जो फिंगरप्रिंटिंग वाला सेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे लगभग चांस है कि इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आने का, डायरेक्टली क्वेश्चन आने का चांस यहां पे है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 पेज हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है सारा का सारा चैप्टर। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज में देखें तो आपको देखने को मिलेगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से जो एंजाइम्स वाला सेक्शन है उसमें जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो लगभग हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग मैचिंग जो कौन से केमिकल से कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा एंजाइम या केमिकल रिलीज हो रहा है, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। एट द सेम टाइम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे जो बीओडी वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, उससे लगभग हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लास्ट यूनिट की तरफ आते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी वैसे तो डेटा बेस्ड है पूरा का पूरा, पर अगर इसको हम चैप्टर्स में डिवाइड करें अलग अलग, तो इकोलॉजी का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जहां पे पॉपुलेशन वाला जो सेक्शन है वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है। आप देखेंगे 2024 में, 25 में, इवन 23 में 3 साल से इस ग्राफ से रिलेटेड डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी 25 में ये वाला क्वेश्चन आया था dn/dt = rn k-n/k वाला। तो आप लोगों को ये ग्राफ और पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल वाला जो सेक्शन है उसके डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने हैं, डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसके अलावा मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, 2 क्वेश्चन सीधे एक टॉपिक से आते हैं, ये है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो आपका सीधा इस टेबल से ही आ जाता है। जो टेबल है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की प्लस माइनस वाला जो पार्ट है, इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन लगभग हर बार आ रहा है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वही इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में से जो आगे एग्जाम्पल हैं प्रेडेशन के, पैरासिटिज्म के, म्यूचुअलिज्म के, जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है उन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर बार एक पूछा जा रहा है। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस बनते हैं कि सिर्फ इस वाले पार्ट को पढ़ के नीट में 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में जैसे पिछले बार का देख सकते हैं आप लोग, जो ये फिग वाला क्वेश्चन आया था काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, है ना। तो ये फिग वाला जो क्वेश्चन है कंट्रोवर्शियल है, बट नीट में हर बार एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट से रिलेट करके। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन से अच्छे खासे बन सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो साइंटिस्ट के नाम वाले कॉन्सेप्ट हैं, जैसे गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसी तरीके से मेक ऑर्थर का रिसोर्सेज पार्टीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो इस टाइप के जो साइंटिस्ट के नाम के साथ डिस्क्रिप्शन वाले
वाले क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा चांसेस होते हैं नीट में पूछे जाने के। तो आप लोग ध्यान देंगे, साइंटिस्ट डिस्क्रिप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, इकोलॉजी में भी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी, इन दोनों चैप्टर्स में आप साइंटिस्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। साइंटिस्ट से मुझे याद आया, साइंटिस्ट के नाम के साथ साथ जो साइड में साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसको सबको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एट द सेम टाइम जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन वाला पार्ट है उसमें एग्जांपल्स को आपको बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्चुअल तरीके से साइंटिस्ट के नाम के साथ अच्छे से पढ़ना है। लास्ट चैप्टर पे आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो लगभग हर बार रिपीट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड से बन जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड से जरूरी नहीं है, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन बनता है, कई बार डायग्रामेटिक क्वेश्चन ना देके डायग्राम से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से अच्छा खासा बन जाता है। बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं बता रही थी आपको एनर्जी फ्लो का आता है। एनर्जी फ्लो में जो कॉन्सेप्ट है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो का जो क्वेश्चन है लगभग हर साल सेम तरीके से पूछा जा रहा है, बस डेटा बदल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं 24 का जो क्वेश्चन है इस तरीके का, ऐसा ही सेम टू सेम डेटा वाला क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से पूछा जा रहा है। ये जो मैं ग्राफ से बता रही थी आपको कि हर बार डायरेक्ट जो फॉर्मूला आ रहा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ वाले टॉपिक से। यहां पे हम बात कर रहे थे साइंटिस्ट के बारे में, जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है। अगेन मैं बोल रही हूँ इकोलॉजी में साइंटिस्ट का काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं रॉबर्ट मे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, पॉल एहरलिच, डेविड टिलमन। तो जो एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन है बायोडाइवर्सिटी में वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी वाला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे डेटा आपको लर्न करने पड़ सकते हैं। तो इसमें से एक टाइप के क्वेश्चन डेटा बेस्ड डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है। दूसरा इस टाइप का मैचिंग वाला जो क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट के नाम के साथ, वो क्वेश्चन बन सकता है। और एक सेक्शन जो एनटीए का फेवरेट बना हुआ है पिछले कुछ टाइम से, एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन पे लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इस आपकी एनसीईआरटी का सबसे आखिरी चैप्टर है और उसका सबसे आखिरी पैराग्राफ जो है वो इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन वाला है। तो आप लोग जो है इस वाले सेक्शन को बच्चे जनरली छोड़ देते हैं और एनटीए इसी सेक्शन से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वाले सेक्शन को भी आप देख सकते हैं, जैसे 24 का क्वेश्चन है जहां चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वही सवाल का जो है आंसर भी वही है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से लास्ट जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सीटू एक्स सीटू वाला सेक्शन है उसको भी पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट वो टॉपिक हैं जो हमने एनालिसिस किए हैं पिछले कुछ साल के पेपर को देख के। यहाँ पर रेफरेंस में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो हैं नीट के 2023, 24 एंड 25 के कुछ क्वेश्चंस, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे इन स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। तो ये जो पीवाईक्यूज है उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। और अभी जो बचा हुआ टाइम पे है इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस आपकी एनसीईआरटी रिवाइज करते रहना है, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। थैंक यू।